Friends, today we discuss about the agriculture meteorology. Firstly, we discuss about the basics of agriculture meteorology. मेट्रोलॉजी क्या होता है? ये दो अक्षर से मिलकर बनाता है मेटीरियो प्लस लॉजी। टू ग्रीक वर्ड्स होते हैं। मेटीरियो का मीन्स होता है अबोव द सरफेस, यानी जो अर्थ सरफेस से ऊपर होता है। लॉजी मीन्स जो साइंस होती है। मेट्रोलॉजी इज द साइंस विच स्टडी द फिजिकल प्रोसेसेस अकरिंग इन द एटमॉस्फेयर दोज प्रोड्यूस वेदर। मेट्रोलॉजी एक साइंस होती है जो फिजिकल प्रोसेस अकर हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उनको स्टडी करती है। ये बेसिकली एटमॉस्फेयर गैसियस एनवलप लेयर ऑफ ए फिजिकल इन्वायरमेंट दैट सराउंड्स ए प्लैनेट। जो हमारी अर्थ एक प्लैनेट है, इसको साइड में जो फिजिकल इन्वायरमेंट है इसके ऊपर वो होता है एटमॉस्फेयर। ये बेसिक बातें हैं सिर्फ। मेटीरियोलॉजी इट इज़ ए साइंस ऑफ वेदर। ये एक साइंस है किस चीज़ की? वेदर की। ये वेदर को स्टडी करती है। फर्स्टली हम ऑब्जर्व करते हैं, बाद में हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम प्रिडिक्शन करते हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। आज क्या डे लेंथ है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भविष्य में इसके लेकर क्या प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद फाइनली हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाला मौसम कैसा रहेगा। ये होता है बेसिक कंसेप्ट, बेसिक एस्पेक्ट होता है ये मेटीरियोलॉजी का। ये हमारा बेसिक्स था। इसके अंदर क्या क्या था? मेटीरियोलॉजी, मेटीरियो प्लस लॉजी दो अक्षर से मिलकर बना होता है। इसका होता है जो अर्थ सरफेस से ऊपर, और लॉजी का मीनिंग होता है जो साइंस को बताता है। ये फिजिकल प्रोसेसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में हो रही है, जो वेदर को प्रोड्यूस कर रही है, उनको स्टडी करता है। एटमॉस्फेयर एक गैसियस एनवलप होता है जो अर्थ को सराउंड करता है। अब आता है हमारा एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी। It is a branch of meteorology that deals with the relationship of weather and climate to the crop, livestock production and soil management. ये एक ब्रांच है किस चीज़ की? मेटीरियोलॉजी की। एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी की ब्रांच है मेटीरियोलॉजी की, जो किस चीज़ के बारे में स्टडी करता है? वेदर और क्लाइमेट का डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट होता है हमारी फसलों के ऊपर, हमारे पशुपालन के ऊपर, हमारी जो मिट्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है मेटीरियोलॉजी का, यानी मौसम का क्या क्या असर दिखाता है वो हमारे क्रॉप्स पर, प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक पर और उसकी सोइल के मैनेजमेंट के ऊपर। ये बताता हमें एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी। अब हम मेटीरियोलॉजी और एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के बारे में कुछ डिफरेंसेस इनके बारे में जानते हैं। मेटीरियोलॉजी है एक ब्रांच है एटमॉस्फेरिक फिजिक्स की, जबकि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है ये अप्लाइड मेट्रोलॉजी है। ये ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जो डील करती है एग्रीकल्चर में मेनली कि क्या क्या इम्पैक्ट होता है मेटीरियोलॉजी का एग्रीकल्चर के ऊपर, वो होती है एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। फिर हमारा आता है इट इज़ ए वेदर साइंस। ये एक वेदर साइंस है मेटीरियोलॉजी, जो वेदर के ऊपर मेनली बेस करती है। और जबकि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेटीरियोलॉजी, जो हमारा एग्रीकल्चर है और मेटीरियोलॉजी का जो टोटल ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में स्टडी करता है एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। इट इज़ ए फिजिकल साइंस। ये नॉर्मली फिजिकल साइंस है। ये एक बायोफिजिकल साइंस है। बायोफिजिकल साइंस क्यों है? क्योंकि ये प्लांट के साथ भी डील करती है, एनिमल पे, लाइव स्टॉक पे, जो भी हमारा एग्रीकल्चर के अंदर कंसेप्ट है उसको डील करती है एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, जो कि एक ब्रांच है मेटीरियोलॉजी की। ये फिजिकल साइंस है क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको ऊपर बेस करते हैं। ये मेट्रोलॉजी फिजिकल साइंस है। इट एम्स एट वेदर फोरकास्टिंग। मेटीरियोलॉजी का मेन मकसद क्या होता है कि वो वेदर की प्रिडिक्शन लगाए कि आने वाला भविष्य में क्या क्या हमारा वेदर में चेंज आएगा। जबकि जो हमारी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी वो किस चीज़ के ऊपर बेस करती है कि हम कैसे क्वांटिटी और क्वालिटी, कैसे हम गुणवत्ता की और उसकी मात्रा में सुधार लाएं, किसका यूज़ करके? मेट्रोलॉजिकल स्किल्स का। जो हमने मौसम से जो जानकारी ली है उसको हम अप्लाई करेंगे हमारे फील्ड्स के अंदर, ताकि हम अच्छी पैदावार ले सके और क्वालिटी वाली पैदावार ले सके। वो होता है इसका मेन मोटिव एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी का। और उसका मेनली मोटिव क्या होता है? सिर्फ वेदर को प्रिडिक्ट करना कि आने वाले समय क्या होगा। वेदर सर्विस इज द कंसर्न। इसका मेन मुद्दा क्या होता है कि वेदर सर्विस हम लोगों को क्या क्या मौसम के बारे में बताएं। एग्रो एडवाइजरी सर्विस टू द फार्मर्स इज द मेन कंसर्न। इसका मेन कंसर्न क्या होता है कि हम किसानों को हम सलाह देंगे कि आप क्या क्या कार्य कीजिए जब मौसम में बदलाव आ रहे हैं उसके हिसाब से। ये होता है एग्रो एडवाइजरी। और जबकि इसका मेन मुद्दा क्या होता है? सिर्फ वेदर साइंस है ये, और ये उसका एप्लीकेशन है।
इट इज़ द लिंकिंग ऑफ सोसाइटी, ये मेनली बेसिकली पूरी सोसाइटी से लिंक करता है मेटीरियोलॉजी। और जबकि हमारा एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी वो मेनली फार्मिंग कम्युनिटी के ऊपर बेस होता है, उसका वो फार्मिंग कम्युनिटी को अपनी सलाह देता है। अब आता है हमारा क्लाइमेटोलॉजी। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनाता है क्लीमा और लोगस। क्लीमा का मतलब होता है स्लोप ऑफ द अर्थ और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ये होती है क्लाइमेटोलॉजी होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले आप ये समझिए। इसमें ये स्टडी करता है अलग अलग क्लाइमेटिक एलिमेंट्स की पूरे रीजन के ऊपर एक लंबे समय तक। एक रीजन के अंदर मान लिया कोई स्टेट है या उसके कोई खास रीजन है, वहाँ पे क्या क्या क्लाइमेटिक, वहाँ पे कितनी बरसात होती है, वहाँ का क्या क्या टेम्परेचर रहता है, उन सब चीज़ों को 30 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक हम स्टडी करेंगे। बाद में वो एक क्लाइमेटोलॉजी को वो डिफाइन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी करते हैं। ये होता है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर बेसिकली। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल क्लाइमेटोलॉजी। ये स्टडी करता है क्लाइमेटिक एलिमेंट्स को किसके रिलेशन में, एग्रीकल्चर पे, कि वो एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं उसके बारे में स्टडी करता है ये एग्रीकल्चर क्लाइमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द क्रॉप्स, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि क्लाइमेट का क्या इफेक्ट रहेगा क्रॉप्स पे। एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। नॉलेज ऑफ क्लाइमेट के, अगर हमें क्लाइमेट की नॉलेज है तो ही हम एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को स्टडी कर सकते हैं, ये भी एग्रीकल्चर क्लाइमेटोलॉजी में ही आता है। माइक्रो क्लाइमेटोलॉजी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेटीरियोलॉजी दैट डील्स विद द वेदर कंडीशंस ऑन ए स्मॉल स्केल बोथ इन टर्म ऑफ स्पेस एंड टाइम। माइक्रो मेट्रोलॉजी क्या होता है, ये ब्रांच है मेटीरियोलॉजी की जो डील करती है वेदर कंडीशन को एक स्मॉल स्केल के ऊपर, एक छोटे लेवल के ऊपर स्टडी करता है, एरिया के हिसाब से भी और टाइम के हिसाब से भी। इसमें एरिया 1 किलोमीटर से कम रहता है और जो हमारा टाइम है वो 1 दिन से कम रहता है। एरिया 1 किलोमीटर से कम और टाइम 1 दिन से कम। ये होता है माइक्रो मेट्रोलॉजी। हमारी एनिमल हस्बेंड्री के लिए अगर हमें स्टडी करना है, छोटे लेवल पर बी कीपिंग के लिए मान लिया स्टडी करना है, उसके अंदर माइक्रो मेट्रोलॉजी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्योंकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। अब है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ क्लाइमेटोलॉजी विच स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ क्लाइमेटोलॉजिकल नॉलेज टू स्पेसिफिक प्रैक्टिकल नॉलेज प्रॉब्लम्स। ये ब्रांच है क्लाइमेटोलॉजी की जो स्टडी करती है कि क्लाइमेटोलॉजिकल को हम कुछ स्पेशल नॉलेज को हम स्टडी करने के लिए होता है। ये क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम जो हमारी एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं ताकि हम स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर ये होता है, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी के अंदर सॉरी, कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लेवल पे अप्लाई कर सके उसको। स्टडी ऑफ एक्सट्रीम थर्मल इवेंट्स, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं हीट वेव आ गई, कोल्ड वेव आ गई, उनको स्टडी करते हैं हम। उसको हेल्थ के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट है उस चीज़ का, हीट वेव का, कोल्ड वेव का, हमारी क्रॉप्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, वेदर का और रोड एक्सीडेंट का। हमें पता भी होता है कि कई बार हमारा पेड़ गिर जाता है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। स्टडी ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल टू नेचुरल क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी, कि हम स्टडी करते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर है उसकी वल्नरेबिलिटी मतलब कितना सहन कर सकता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। अगर नेचुरल क्लाइमेट में वेरिएबिलिटी आ रही है, उसमें बदलाव आ रहे हैं, तो हमारी क्रॉप्स के ऊपर, हमारे एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या इफेक्ट होगा उसका, वो संवेदनशील हो जाएगा हमारा। और हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजी का साथ यूज़ करके। ये इंश्योरेंस सेक्टर में भी अप्लाई होता है इसका, फॉरेस्ट्री सेक्टर के अंदर भी अप्लाई होता है। इसमें बेसिकली हम सिंपल बात यही है कि हम प्रैक्टिकल लेवल पे इसको अप्लाई करते हैं और एक्सट्रीम थर्मल इवेंट्स को स्टडी करते हैं, वेदर को अलग अलग पूरे एस्पेक्ट में हम इसको देखते हैं अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। अब हमारा वेदर क्या होता है, एक टाइम के ऊपर, एक गिवन प्लेस के ऊपर एक फिजिकल स्टेट क्या है एटमॉस्फेयर की, वो होता है हमारा वेदर। कि आज हमारा दिन क्लाउडी है या फिर सनी है, या आज बादल छाए हुए हैं, या फिर डायरेक्ट धूप आ रही है ज़्यादा, आज कितनी नमी है हवा में, ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सब आता है हमारे वेदर के अंदर। जो डायरेक्टली 5-7 दिन, 10 दिन का, 1 दिन का, 2 दिन का हम अंदाज़ा लगाते हैं, वो होता है हमारा वेदर। वो क्लाइमेट नहीं होता, वो होता है वेदर। अब क्लाइमेट
ये एवरेज वेदर कंडीशंस एट ए पर्टिकुलर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक हमने स्टडी किया। मान लिया हमने 30 साल से ज़्यादा का स्टडी किया। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप, थार डेजर्ट को हमने स्टडी किया। वहाँ पे टेम्परेचर क्या आता है, 50 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्दियों में वहाँ पे बहुत तेज़ कोल्ड वेव चलती हैं, गर्मियों में हीट वेव चलती हैं। वहाँ पे क्या क्या ह्यूमिडिटी की कंडीशन रहती है, इन सब को हमने पूरा एवरेज निकाला। वो होता है क्लाइमेट हमारा। वेदर होता है इंस्टेंट कंडीशन के ऊपर हमारा, आज क्या है या 5 दिन बाद क्या होगा। जो हमारे एग्रो एडवाइजरी की सर्विसेज होती हैं वो वेदर की ही होती है, ना कि क्लाइमेट की। और अब हम स्टडी करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। इसकी हमारा महत्व क्या है, मौसम का हमारे खेती के ऊपर महत्व क्या है एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का, ठीक है ना। वेदर एंड क्लाइमेट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फिजिकल एनवायरनमेंट। वेदर और क्लाइमेट सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के। यही डिटरमाइन करते हैं कि हमारा प्लांट कैसे ग्रो होगा, उसकी डेवलपमेंट क्या होगी, उसका उत्पादन क्या होगा, यील्ड क्या होगी। ये सब डायरेक्टली वेदर और क्लाइमेट के, यानी मर्सी ऑफ नेचर, यानी नेचर के ऊपर ही जिंदा है सब कुछ। इफेक्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, क्या क्या पौधे के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट होगा, उसके जीवन पे क्या इम्पैक्ट होगा, एनिमल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी हम इसी के अंदर स्टडी करते हैं। क्रॉप वेदर पेस्ट इंटरेक्शन, यानी उस मौसम के अंदर कैसे कैसे पेस्ट के अटैक होंगे, उन सब को स्टडी करता है। क्रॉप का, वेदर का, पेस्ट का। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब ह्यूमिडिटी कंडीशंस ज़्यादा होती हैं, ह्यूमिड ज़्यादा होता है, टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, और जो बारिश वाला समय होता है उसके अंदर वाइट फ्लाई की समस्या कॉटन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम देखी जाती है। वो डायरेक्टली क्या है, क्रॉप, वेदर और पेस्ट का डायरेक्टली इंटरेक्शन है। वो वेदर का डायरेक्टली पेस्ट के साथ इंटरेक्शन, क्योंकि उस समय ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है और रेनफॉल वाली कंडीशन होती है, उसके अंदर वाइट फ्लाई ज़्यादा आती हैं। ये हमारा एक डायरेक्टली एग्जाम्पल है, ये आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं इसको। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट। एग्रीकल्चर हमें सिंपल पता ही है कि डायरेक्टली वो मर्सी ऑफ नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये प्रकृति के ऊपर ही, पूरा प्रकृति की दया के ऊपर डिपेंड है वो, वेदर और क्लाइमेट के ऊपर। एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज आज के समय बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, क्योंकि हमें पता है कि पहले वाले जो ज़माने थे, आज से 100 200 300 साल पहले, उसमें थोड़ा स्टैटिक कंडीशंस थी, इन्वायरमेंट थोड़ा स्टैटिक था। लेकिन आज इतना इंटेंसिटेनियस रूप से बदलाव आ रहा है, एकदम हीट वेव आ गई, फिर कोल्ड वेव आ गई, फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, फिर एक्सट्रीम लो हो गया। क्लाइमेट के अंदर वेरिएबिलिटी ज़्यादा हो रही है, बढ़ रहा है, घट रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। इसलिए भी आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हेल्प्स इन लॉन्ग रेंज प्लानिंग, हमें लंबे समय तक, भविष्य के लिए हमें लंबे समय तक प्लानिंग करनी है। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, कि हम मौसम को अध्ययन करें और खेती के ऊपर उसको अप्लाई करें, वही होता है हमारा एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। इसके अंदर हमने यही बात करी कि क्या क्या हमारे नेचर का वेदर और क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी क्रॉप्स के ऊपर, उनके प्रोसेसेस के ऊपर, पेस्ट के ऊपर। हमारी सर्विसेज आज और भी ज़्यादा ज़रूरी होगी क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ रहा है। अब इसको हम एम के बारे में स्टडी करते हैं कुछ। सक्सेस और फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर, ये हमेशा से ही हमें पता है कि डायरेक्टली डिपेंडेंट है वेदर और क्लाइमेट के ऊपर। अचानक एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग विंड्स आ गई, हमारी पूरी फसल तहस नहस हो जाएगी, तो डायरेक्टली फेल करेगी हमारी क्रॉप। तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, क्लाइमेट और वेदर के ऊपर। जो हमारा एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है, ये डायरेक्टली स्टडी करता है इंटरेक्शन, एक तरफ वो रखता है फिजिकल एनवायरनमेंट को, हमारी वेदर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, इन सब को एक साइड, और दूसरी तरफ वो एग्रीकल्चर को रखता है जिसके अंदर डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, बी कीपिंग, हमारा नॉर्मली फार्मिंग है, उसका क्या क्या इंटरेक्शन क्या क्या है उनका आपस के अंदर, वो होता है हमारा। इसका एक मेन उद्देश्य होता है, एम होता है क्रॉप प्रोडक्शन। हम क्रॉप प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्रॉप के लॉसेज को रिड्यूस कर सकते हैं। मान लिया हमें पता है कि आने वाले भविष्य में 5 दिन बाद बारिश आ रही है, तो उसी हिसाब से हम वाटर को अप्लाई करेंगे। उस समय हम वाटर अप्लाई नहीं करेंगे, इरिगेशन देंगे नहीं, और हमारे क्रॉप को प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हमारे खर्चों को हम घटा सकते हैं। रिडक्शन इन द कॉस्ट, ये भी इसका एक मेन मुद्दा हो सकता है। मिनिमाइज एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट्स, एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट्स को स्टडी भी कर सकते हैं। हमें पता है कि आने वाले समय में हीट वेव आ रही है, तो हम पहले इरिगेशन दे देंगे ताकि हम उसको कुछ हद तक तो कंट्रोल कर सके, उसके इफेक्ट को। अल्टीमेट एम क्या है कि हम क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, उसको मैक्सिमम लेवल तक ले जाएंगे। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं,
हमारी हम फर्टिलाइज़र को हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज, इन सब को हम अच्छे तरीके से वेल यूटिलाइज करेंगे और हम मैक्सिमम प्रोडक्शन लेंगे और क्रॉप लॉसेस को हम कम से कम करेंगे और एक फार्मर की इनकम को बढ़ाएंगे। ये सब इसके मेन एम है किस चीज़ के, एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी के। फिर आता है हमारा स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। इसके क्या क्या स्कोप हैं भविष्य में? टू क्वांटिफाई द क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर ऑप्टिमम क्रॉप ग्रोथ, कि हम ऑप्टिमम क्रॉप ग्रोथ और यील्ड को ले सकें क्लाइमेटिक कंडीशंस को स्टडी करके, उनको क्वांटिफाई करके। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्लेसेस विद सेम क्लाइमेटिक कंडीशन। ये हमें क्या क्या हेल्प करता है? अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जो भारत सरकार है वो क्या काम कर रही है कि जो पाम ऑयल है वो इंडोनेशिया मलेशिया का प्लांट है, वो स्टडी कर रही है कि हम इंडिया में कहाँ पर उगा सकते हैं। तो उन्हें मिला मेघालय, वहाँ पे भी सेम कंडीशन है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो हमें हेल्प करता है सेम क्लाइमेटिक कंडीशन को ढूंढने में, ताकि हम एक्जोटिक को भी इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर हम अप्लाई कर सके, एक्जोटिक को लेके आ सके वहाँ पे। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एग्रोनोमिक प्रैक्टिसेस कैन बी अडोप्टेड बेस्ड ऑन करंट एंड प्रोबेबल वेदर नॉलेज। हमें पता है कि भविष्यवाणी में और अब हमारा मौसम कैसा चल रहा है, उससे हम पता कर सकते हैं। हम अच्छे से अच्छे एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को अप्लाई कर सके, किस समय में वीडिंग करनी है, वीडिंग, ओइंग, इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हमें किस समय पर करना है, हम वेदर के हिसाब से कर सकते हैं। क्रॉप लॉसेज को हम मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज द क्रॉप लॉसेज, इफेक्टिव क्रॉप प्लानिंग विद एफिशिएंट, हम क्लाइमेटिक रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे और क्रॉप की प्लानिंग अच्छे से करेंगे। कि हमें पता है, मान लिया इस सीजन में ज़्यादा बरसात आएगी तो हम राइस की क्रॉप लगा देंगे, उस हिसाब से हम मैनेजमेंट कर लेंगे उसकी। इम्पोर्टेंट फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी, देश के खाद्यान्न संकट के लिए ये बहुत ज़्यादा, खाद्य की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि भविष्य में देश के ऊपर कोई भी खाद्यान्न संकट ना मंडराए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पहले पता होगा तो हम वेल यूटिलाइज कर सकेंगे। रिड्यूसिंग वेदर रिलेटेड हजार्ड्स, हम वेदर रिलेटेड हजार्ड्स को हम कम से कम करें कि वेदर का हमारी क्रॉप्स पर डायरेक्टली इम्पैक्ट ना आए, हमारे एनिमल्स पर, बीज पर, इन पर डायरेक्टली इम्पैक्ट ना आए। हम एग्रो एडवाइजरी, जो हमारी किसानों की जो कम्युनिटी है, हमारा फार्मिंग का जो समाज है, फार्मर्स का समाज है, उसके लिए हम एग्रो एडवाइजरी जारी करेंगे कि आने वाले समय मौसम ऐसा हो रहा है, आप इस तरीके से मैनेजमेंट कीजिए। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, माइक्रो क्लाइमेट को स्टडी करके, माइक्रो क्लाइमेट को सुधार के डायरेक्टली हम मैक्सिमाइज लेवल तक ले जा सकते हैं। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट स्कोप है इस चीज़ का, किसका, एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी का। लाइव स्टॉक वाली बात हमने कर ली कि हम उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम माइक्रो क्लाइमेट के अंदर। लॉसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के दौरान जो जो लॉसेज हो रहे हैं उनको भी कम कर सकते हैं, कि हमें आने वाले वेदर की, प्रोबेबल वेदर की नॉलेज पता है तो हम उस हिसाब से अच्छे से स्टोर कर सकते हैं उसको, और ट्रांसपोर्ट के दौरान जो लॉसेज होते हैं उसको भी कम से कम कर सकते हैं। क्रॉप वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं हम, वाटर की हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को उस हिसाब से शेड्यूलिंग, टाइम की शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि इस समय ये वाली बारिश आएगी तो हम वाटर को ना अप्लाई करें या अप्लाई करें। वाटर का अच्छा एफिशिएंट मैनेजमेंट हो गया। वेदर क्रॉप पेस्ट इंट्रैक्शन मैंने बता भी दिया, हम इसको स्टडी कर सकते हैं। टू मेक फार्मर्स मोर वेदर कॉन्शियस, हम किसानों को ज़्यादा वेदर के प्रति सजग बनाएं कि किसानों को पता हो कि आने वाले समय में हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है। फॉर लैंड यूज प्लानिंग, हमें बड़े लेवल पर लैंड का यूज प्लानिंग करना है, किस लैंड का हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। ऑपरेशन क्रॉप मॉनिटरिंग, हम क्रॉप को मॉनिटर करते रहेंगे, उसमें भी हमारी हेल्प करेगा। हेल्प्स टू क्रॉप कैलेंडर इन रिस्पेक्ट टू रेनफॉल, रिलायबिलिटी, स्टैटिक्स, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। हम क्रॉप कैलेंडर में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्रॉप कैलेंडर में क्या क्या होता है कि हम किस समय पर किस चीज़ का अप्लाई करेंगे, वाटर का किस समय अप्लाई करेंगे, फर्टिलाइजर का किस समय अप्लाई करेंगे, ये होता है हमारा क्रॉप कैलेंडर। किसके हिसाब से हम करेंगे, रेनफॉल के आने के कितने चांसेस हैं या कितनी रेनफॉल हो चुकी है, उस हिसाब से हम क्रॉप कैलेंडर में डिटरमाइन करेंगे। फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज फॉर ड्रॉट एंड फ्लड्स, आने वाले समय में बाढ़ आने वाली है या सूखा आने वाला है, उसके हिसाब से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं भविष्यवाणी के हिसाब से कि ये हो सकता है आगे आने वाले समय में। पेस्ट एंड डिजीज मॉनिटर, हम पेस्ट और डिजीज को भी मॉनिटर कर सकते हैं बाय यूजिंग वेदर बेस्ड वार्निंग मॉडल्स, क्योंकि हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं
या जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल हैं, ये सब एग्रो एडवाइजरी जारी करते हैं किसानों के लिए, ताकि हम उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकें, उसके हजार्ड्स को कंट्रोल कर सकें, डिजीज़ को हम अच्छे से मॉनिटर कर सकें। अब इसके अंदर हमने स्टडी कर लिया कि क्या क्या इम्पैक्ट है हमारा, इसका स्कोप क्या क्या है, ताकि हम मैक्सिमाइज प्रोडक्शन तक ले जा सकें। अब आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है उसका प्लांट इन्वायरमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन, इफेक्ट ऑफ ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ यील्ड्स, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। एक क्रॉप की या एक प्लांट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, किसका, मौसम का क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर, ये स्टडी हमारा मेन कंपोनेंट है। इसका फर्स्ट कंपोनेंट यही है कि हम प्लांट के इन्वायरमेंट को स्टडी करें और उसके रिलेशन को देखें कि क्रॉप के प्रोडक्शन में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। ये प्लांट इंजरी एंड क्रॉप लॉसेज, क्रॉप के लॉसेज और इंजरी को हम स्टडी कर सकें, पेस्ट एंड डिजीज को हम स्टडी कर सकें, कोल्ड के भविष्य में बहुत ज़्यादा सर्दी होने वाली है उसके हम बचा सकें, फ्रोस्ट का मुकाबला कर सकें, फ्रीजिंग डैमेज, अदर वेदर हजार्ड्स, कोई भी कोल्ड वेव हीट वेव, इन सब को हम स्टडी कर सकते हैं। ये इसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, प्लांट इंजरी और क्रॉप लॉस। फिर हमारा लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, मैं ये बात पहले बता चुका हूँ कि डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है लाइव स्टॉक की हेल्थ के ऊपर। कोई डिजीज़ है वो उस खास टाइम में उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो एक्सट्रीम लेवल पर फैल जाती है उस खास मौसम के अंदर। हाउसिंग को हम मैनेज कर सकते हैं, हेल्थ है, प्रोडक्शन रिलेटेड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करके और अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। एनिमल डिजीज एंड पैरासाइट, इफेक्ट ऑफ वेदर ऑन क्लाइमेट डिजीज। एनिमल डिजीज जो पशुओं की बीमारी है उसके ऊपर वेदर का क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इंजरी कितनी हो रही है, डेथ कितने हो रहे हैं, हमारे आर्थिक नुकसान कितने हो रहे हैं, किस डिजीज के हमारे एनिमल्स की डेथ हो रही है या नहीं हो रही है। ये तो हो गए अब तक 4 कंपोनेंट। कौन कौन से? सबसे पहला है प्लांट इन्वायरमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन। फिर होता है हमारा प्लांट की इंजरी और क्रॉप लॉसेज क्या क्या है, फसल को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, पर प्लांट को क्या क्या इंजरी है, लाइव स्टॉक की हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है, फिर हमारा एनिमल डिजीज और पैरासाइट पे उसका क्या इम्पैक्ट है उस खास वेदर का उस समय पे। फिफ्थ हमारा एग्रोमेट्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग टेक्निक्स, डाटा कलेक्शन, नेटवर्क, एक्सपेरिमेंट। हम अलग अलग टेक्निक का यूटिलाइज करेंगे कि हम मौसम को स्टडी करना, हमें मॉनिटर करना है मेट्रोलॉजिकल एग्रोमेट्रोलॉजिकल को, डाटा हम कलेक्ट करेंगे, हम पूरा नेटवर्क पूरा जाल बनाएंगे इसका नेटवर्क का कि किस समय पे कौन कौन सी जगह पे क्या क्या वेदर है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर हमारा क्लाइमेटिक रिसोर्स क्लाइमेटोलॉजिकल सर्वे करेंगे हम, लैंड यूज पैटर्न, लैंड किस हिसाब से हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्लाइमेटिक एनालिसिस, क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी क्या क्या वेरिएबिलिटी आ रही है, मौसम में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, अलग अलग एनालॉजीज हैं, स्टैटिक्स हम डाटा का यूज़ करेंगे, रिसोर्स को एनालाइज करेंगे कि हम इस रिसोर्स को मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या क्या इसके एनालिसिस हैं, स्टडी करेंगे हम उसको। फिर आता हमारा वाटर रिसोर्सेज, वाटर की हमारी क्रॉप की नीड क्या क्या है, एफिशिएंसी कितनी है उसकी क्रॉप की, कि वो कितना यूटिलाइज कर सकती है उस वाटर को, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसको हमें किस समय पर देना है, वाटर सरप्लस है या ड्रॉफ्ट है, या सरप्लस है या डेफिशिएंट है, कि हमारे पास पानी ज़्यादा है या कम है, ड्रॉट है या फ्लड कंडीशन है, इन सब को स्टडी करने में हमारी हेल्प करती है। फिर आता हमारा मैनेजमेंट ऑपरेशंस। अब मैनेजमेंट को फील्ड वर्क डायरेक्टली हमारा मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट है। वीडिंग और ओइंग हम एक्सट्रीम फ्लड कंडीशन है जैसे, तो उसके अंदर आप वीडिंग होइंग कर सकते हैं, या हमारी तेज बरसात आई है उसके अंदर क्या वीडिंग और होइंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम, ना ही फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते, ना ही हम एग्रोकेमिकल्स को दूसरों को अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली मैनेजमेंट के ऑपरेशन पर भी इम्पैक्ट आ गया। आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन, हम मेट्रोलॉजिकल को हम आर्टिफिशियली मॉडिफाई भी कर सकते हैं, पॉली हाउस लगा दिए हमने, टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया उसके अंदर, हमने बरसात को भी सबको मेंटेन कर लिया। फॉरेस्ट मेट्रोलॉजी का, फॉरेस्ट के ऊपर क्या कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है हमारा वेदर, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, हम फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसको कैसे बचाएंगे, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करेंगे, फार्म फॉरेस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, हमको उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, इसका मतलब क्या है कि जो हम सर्विस दे रहे हैं किसानों को,
वो फार्म प्लानिंग में और ऑपरेशंस में कितनी ज़्यादा सहायक है, कितना हम इकोनॉमिक वैल्यू क्या है उसकी, उसकी कीमत क्या है, वो कितने ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। क्या क्या हो गया हमारा, मॉनिटरिंग हो गया, हम क्लाइमेटिक रिसोर्स को मैनेज करेंगे, लैंड यूज़ हो गया, उसके अंदर सब कुछ आ गया। वाटर रिसोर्सेज का हमारे क्या क्या मैनेजमेंट है, पानी में कब देना है, कितना देना है, शेड्यूलिंग सरप्लस है या डेफिशिएंट है, मैनेजमेंट के ऑपरेशन है क्योंकि डायरेक्टली वो फील्ड वर्क को इम्पैक्ट करता है। हम आर्टिफिशियली मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट है, उसको कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इकोनॉमिक वैल्यू क्या है हमारी मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज की, एडवाइस की, ये सब आते हैं इसके कंपोनेंट्स। अब तक हम इसको यहाँ तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो